अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। मियां साहब की वापसी, वतन वापसी में 4 दिन रह गए हैं और इसकी भरपूर तैयारियां जारी हैं पीएमएलएन की जानिब से। जहां पीएमएलएन तैयारियां कर रही है मियां साहब की आने की, वहां पर उम्मीद है पाकिस्तान करार दे रही है मियां साहब की वापसी को। जो तैयारा वापस आना है उसको उम्मीद है पाकिस्तान करार दिया जा रहा है। इस हवाले से तमाम टिकट होल्डर्स को उनके इस्तकबाल के लिए बड़े डिफरेंट टास्क दिए गए हैं और जो टास्क दिए गए हैं उसमें कुछ टिकट होल्डर्स या जो उनके उम्मीदवार हैं वो इतना आगे निकल गए हैं कि वो यहाँ तक पार्टी ने कहा है कि एक ऐप तैयार की गई है जिससे जो कारकुनान हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जा सकेगी कि वो कौन कब कहाँ क्या था, क्या कर रहा था, ये तमाम चीजें। और कुछ लोग इस मामले में हमें बहुत ज्यादा ही डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं, जिसका अमली नमूना चौधरी असदुर रहमान साहब जो साबिक एमएनए हैं उन्होंने करके दिखाया। क्या पहले वो सुनिए। मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस मार्च को वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। क्यों कि हमने अपनी जात के लिए नहीं जाना। मुझे टिकट मिले या मिले, मैं टिकट की खातिर नहीं जा रहा, मैं मुल्कों को की खातिर जा रहा हूं। पॉलिटिकल डेस्परेशन अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए इस मामले का कि जो दीगर जमातें हैं वो पहले ही पीएमएलएन पर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। ऐसी गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए किसी भी माकूल सियासी रहनुमा को कि जो जन्नत तक के टिकट देने को तैयार हैं कि सीधा जन्नत में जाएगा जो इधर आएगा। तो ये कुछ ज़्यादा लंबा टास्क दे दिया शायद पीएमएलएन ने। मौलाना साहब का भी बड़ा दिलचस्प बयान आया है। मौलाना साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मसाइल को कोई एक पॉलिटिकल पार्टी हल नहीं कर सकती। जरदारी साहब की और मौलाना साहब की भी मुलाकात हुई है, उसके अंदर भी ये फैसला हुआ है कि जी दीगर जमातों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और तमाम जमातों को एंगेज करना चाहिए। लेकिन ये जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं इसमें कि ये तमाम जो तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम लाने का सफ़र है उसमें तमाम जमातें शामिल हैं और तहरीक इंसाफ उससे बाहर है, या फिर उनके नज़दीक अब शायद तहरीक इंसाफ भी जो है उससे भी बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज जो सियासी जमातें हैं वो एक तरफ शिकवा करना तो है कि पीएमएलएन को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल डायलॉग की भी सब बात कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात का मैंने आपको हवाला दिया मौलाना साहब से। तहरीक इंसाफ के लिए भी सियासी गुंजाइश निकालने का इम्कान इसलिए नजर आ रहा है कि आज सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत से दरख्वास्त की है कि वो सियासी जमातों और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान डायलॉग करवाएं। रऊफ हसन साहब हैं, तर्जुमान है तहरीक इंसाफ के, उनकी भी सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई है। वो क्या पैगाम लेकर गए हैं तहरीक इंसाफ का, सदर मुमलिकत क्या कर सकते हैं, चेयरमैन पीटीआई पे फर्ज जुर्म आयद करने का मामला आगे चला गया है, क्या डायलॉग इसी दौरान होना है जब तक उन पे फर्ज जुर्म आयद नहीं हो जाती और कोई रास्ता निकलना है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। और नैब का भी मामला है। नैब भी जो है उसके कानून को उसकी अपील में जा रही है निगरान हुकूमत, जिसके जरिए तो जो पुराने केसेस थे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप्स के वो भी बहाल हुए हैं। तो इस तमाम मामले पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद है नईम हैदर पंजाब, वकील हैं तहरीक इंसाफ के। हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हैं सीनियर रहनुमा JUIF से। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ राजा रियाज साहब मौजूद होंगे जो कि अब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बन चुके हैं। उनसे बात करेंगे। तो जरा पंचौता साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे जरा ये बताएं, बल्कि आप हमारे साथ हसन अयूब साहब मौजूद है। जी साहब। अच्छा हसन, पहले मैं आपसे चाहता हूं कि डिस्कशन शुरू करूं, मैं फिर नईम साहब की तरफ बाद में जाऊंगा बिकॉज ये पॉलिटिकल डायलॉग और ये केसेस से मुताल्लिक भी बात करनी है। लेकिन मैं जरा ये जानना चाहता हूं, ये जो असदुर रहमान की वीडियो आई है इससे तो बहुत ज्यादा डेस्परेट लग रही है पीएमएलएन। क्या उन्होंने जो एक टास्क अपना सेट किया था लोगों को लाने का, वो क्या पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए जन्नत तक के रास्ते दिखाना शुरू कर दिए? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। बात यह है कि जो चौधरी असदुर रहमान साहब हैं उन्होंने जन्नत का टिकट बांटा, ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है। आप साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं और आप इस किस्म की जो है वो पब्लिक गैदरिंग के अंदर बैठ कर खड़े होकर जो है आप इस किस्म की बात करेंगे तो फिर तो आपका तमस्खुर ही जो है वो उड़ेगा। तो इनको देखिए, पहले बोलो, पहले तोलो और फिर बोलो।
तो ये मोहतरम ने जो है वो पता नहीं क्यों इस किस्म की जो है ना फजूल किस्म की बात कर दी है। इसको तो कंडेम करना चाहिए और मैं तो इसको कंडेम करूँगा, लेकिन ये उनका इंडिविजुअल एक्ट था, ये कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है। ना ही जो चौधरी असदुर्रहमान साहब हैं वो कोई जो मुस्लिम लीग नवाज़ की फर्स्ट या सेकंड टियर लीडरशिप में उनका शुमार होता है। तो लिहाजा ये इंडिविजुअल है। लेकिन देखिए इससे पहले भी यानी कुछ लोगों ने वो होंडा 125 जो है वो देने की बात की थी, जो ज़्यादा लोग लेकर आएगा, तो इस तरह की बात भी होती रही है। तो ये चीज़ें ठीक है, अट्रैक्शन आप दें किसी को, यानी आप कहें कि जी आप ज़्यादा लोग लेकर आएंगे तो हम उसकी हौसला अफजाई करेंगे, इस हद तक तो बात ठीक थी। होंडा तक भी बात में जो है ना किसी तरीके से डाइजेस्ट कर सकता था, लेकिन जो जन्नत का टिकट बांटना सर ये बहुत ही नामुनासिब बात है। और होंडा से जन्नत का सफर तय करना थोड़ा सा जो है वो सर बहुत नामुनासिब है। देखिए आदिल साहब, बात यह है कि सियासत तो इधर ही है, यानी अमाल उस बंदे के अगर वो जाएगा इस्तकबाल के लिए तो इसके लिए उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। वैसे तो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, आपके भी मेरे भी जितने लोग इस प्रोग्राम में इसको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो इसके जो शुरका हैं, उनके तमाम की अल्लाह मगफरत फरमाए, तमाम के गुनाह माफ़ फरमाए। लेकिन मतलब एक इंसान किस कैपेसिटी में दूसरे को ये कह सकता है कि अगर तुम जाओगे तो आपको जन्नत का टिकट मिलेगा, या आपको जो है वो आप उसमें चले जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे। क्या पता उनको लग रहा हो कि अगर जन्नत से कम कोई बात की तो शायद लोग राजी ना हो, अब जन्नत ही दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जन्नत से नीचे की किसी चीज पर लोग राजी नहीं होंगे। वो फिर अपनी माओ के कदमों में जो है ना आप चले, तो वो अगर वो हयात है तो वहीं से आपको जन्नत मिल जाएगी। तो वो तो हमें तो यही मालूम है, या जन्नत में चले जाएंगे। जी जी, बाकी इधर उधर इनकी सियासी लोगों की बातें ना सुने। अगर आपको अपने नजरियाती तौर पर आपका अगर कोई आप उसको पसंद करते हैं नवाज शरीफ साहब को, तो आप उनको रिसीव करने के लिए जाएं। जमात जो अपना टिकट की बेस पे कहती थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमारा टिकट चला है, वो जमात जो ये कहती थी कि जी हम जो है वो हमारा टिकट इतना मजबूत है जिसमें वो जीतेगा, अगली हुकूमत हमारी है, आज उस जमात को अपने जलसों के लिए जो है वो ये कहना पड़ रहा है कि जी आए होंडा ले लें, आए जन्नत का टिकट ले लें। तो कुछ तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, गड़बड़ तो है, जिसकी वजह से PMLN के लोग अपने कॉर्नर मीटिंग्स में या जलसों में इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और जलसे डिले करने पड़ रहे हैं, रोकने पड़ रहे हैं। अच्छा, हालात जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के लिए को बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, ग्राउंड रियलिटी जो है को हालात इतने ख़राब भी नहीं है। तो अब अगर आप समझते हैं कि मीनार पाकिस्तान को 21 अक्टूबर को जो मुस्लिम लीग नवाज है वो फिल नहीं कर पाएगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। मीनार पाकिस्तान तो फुल होगा, और मीनार पाकिस्तान से बाहर भी लोग अगर हों तो आपको जो है ज़्यादा इस पर ताज्जुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वो लाहौर का जलसा नहीं होगा बल्कि पूरे पाकिस्तान का जलसा होगा। और मुझे इस बात पर कभी इम्कान दिखाई दे, जलसे को चैलेंज ही नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर अपने जलसों में लोगों को लाने के लिए ये गुफ्तगू उनके रहनुमाओं को करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब कि खतरा तो वो महसूस कर रहे हैं। जी, इंडिविजुअल्स के हालात जो है खराब होते हैं, तो उस दिन हम देखेंगे क्या हो। देखिए आदिल साहब, इंडिविजुअल्स जिन्होंने यानी पहले जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कई लोग मजबूत हैं, कई लोग वहाँ पर उनकी जो है ना हालात कमज़ोर हैं। यानी अगर इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लें तो यहाँ पर भी यानी एक आध हल्का ऐसा है जहाँ के पर PTI जो है जो कि बज़ाहिर लोग कहते हैं कि बड़ी मकबूल थी, लेकिन वहाँ पर अब उनकी मकबूलियत जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी है। लेकिन एक हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर है, यानी दोनों ही इस्लामाबाद कैपिटल की टेरिटरी के जो है इलाके हैं। इसके बावजूद आप देखें कि जी हर हल्के टू हल्का जो है ये चीज़ मैटर करेगी। और बुनियादी तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब के लिए जो बड़ा चैलेंज है, उन्होंने पाकिस्तान आकर अवाम के साथ खुद को कनेक्ट करना है, और क्या वो आकर कनेक्ट करने के बाद अपनी मकबूलियत में इजाफा कर पाते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर नहीं कर पाते तो नाकाम है, और अगर कर पाते हैं तो उनके लिए तो विन विन है। ओके, फेयर इनफ। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ये बताएं, ये जो जरदारी साहब की और मौलाना साहब की मुलाकात हुई है, पीपल्स पार्टी तो पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना दे रही है PMLN को और साजगार माहौल बनाने की बात कर रही है, और वो कहते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी बंद कर, बैकडोर चैनल से आना बंद कर दें मियाँ साहब। पीपल्स पार्टी तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रही है। क्या JUIF का भी ये ख्याल है कि रिवायती इम्तियाजी सलूक जो है वो बढ़ता जा रहा है दीगर जमातों के साथ, या फिर JUIF का भी ये ख्याल है कि PMLN को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसीलिए आप कहते हैं कि एक जमात मसाइल का हल नहीं निकाल सकती, तमाम जमातों को बैठना होगा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, हमारा ये ख्याल नहीं है। हर एक जमात अपने मामलात बेहतर समझती है ना, तो हम तो किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। इतनी बात है कि वो जो गर्मी तूफ़ान था और 1-1.5 महीने पहले जो मियाँ साहब के बयानात के अंदर हम देखते थे, तो वो अब वो वहाँ पर
बरूदत आ गई है हरारत की जगह पर, यानी वो ठंड आ गई है। तो खैर है, उनके हद तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो जो दूसरे नंबर की क़यादत थी और तीसरे नंबर की क़यादत है और चौथी नंबर जिला और सूबा, वो लोग भी अब खामोश हो गए, वो जो इनकलाबी बन रहे थे। तो इसका फिर मतलब है कि कुछ बात है, लेकिन इस तरह अंदाजों से तो आप कोई बात नहीं कर सकते, इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हम नहीं समझते कि कोई ऐसी बात होगी। अलबत्ता ज्यादा आपके ख्याल में पीएमएलएन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, वो भी तमाम जमातों की तरह जो है वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रही है, उसको कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ मेरे पास ऐसे शवाहिद नहीं है कि मैं कोई इल्ज़ाम लगाऊं। तो जाहिर है अब सियासी जमातें अपनी जमात के मामला बेहतर समझते हैं, हमें ऐसी कोई गिला नहीं। हमें इतनी बात है कि अब भी तो आप लोग मियां साहब के इस्तकबाल के लिए जाएंगे, JOAF भी उनको वेलकम करेगी, इस्तकबाल करेगी। जाहिर है उनका मुल्क है, वो तशरीफ लाएं, हम अखलाकी तौर पर उनको वेलकम करते हैं। लेकिन ये कि वहाँ जाना तो हमारी जमात तो खैर, कहने मतलब ये है कि वो आए अपने पार्टी को संभालें। ये हर एक आदमी का हक है, तमाम जमातों को बराबर सियासी मौके मिलने चाहिए, उनके आने में खैर है, कोई बेखैरी नहीं है, उनका अपना मुल्क। तो जब आप सियासी जमातों की बात करते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं उनका इस्तकबाल करने नहीं जाएंगे, और डील का ताल्लुक आप कह रहे हैं हमें नहीं पता अगर कोई ऐसी चीज है, लेकिन मतलब हमें नहीं पता, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है, लेकिन दीगर जमातें जो कह रही है JOAF ऐसा नहीं कह रही कि उनका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आप कहते हैं तमाम जमातें जो है वो बैठे डायलॉग करें, तो उसमें तहरीके इंसाफ भी शामिल है? हाँ, डायलॉग तो मैंने नहीं कहा कि मैं अभी कह भी देता हूँ, कैसी बात नहीं है। यानी अगर आप मुल्क को बहरान से निकालते हैं तो सियासी जमातों को जो सर जोड़ के बैठना होगा, तो डायलॉग का ही रास्ता है, तमाम लोग जाए। तो तहरीके इंसाफ को भी बिठाएंगे आप लोग साथ अपने? हाँ, तहरीक इंसाफ ने मतलब इसके अंदर कुछ लोग हैं जिन पर मुकदमात हैं, सब पे तो मुकदमात नहीं है ना। कोई भी आदमी उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है। मुस्तकबिल में कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, इसको पुरानी इस्तिलाह में, सियासी में इस्तिलाह में गोल मेज कॉन्फ्रेंस कहते थे, या ये कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ऐसी कोई सूरत बनती है मईशत पर, सियासत पर, इलेक्शन पर, तो उनको बुलाने, उनका हक है, उनको बुलाया जाए। अच्छा, लेकिन मौलाना साहब तो कई कह चुके हैं कि मैं तो सियासी जमात ही नहीं मानता तहरीक इंसाफ को, तो फिर आप उनको कैसे जो है वो बिठाएंगे और बुलाएंगे? बात करें। ताज़ा बयान आया है, मौलाना साहब को बयान को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं उनका नजरियाती मुखालिफ हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो जेल में हो, उनके हाथ बंधे हुए और मेरा हाथ खुला हो। यानी सियासी लीडरों की जगह जेल नहीं है, वो आवाम है। ये बयान तो ताज़ा आ गया उनका। मौलाना साहब तो बहुत ज्यादा ज़हीन आदमी है, लेकिन जो पुराना बयान है वो ये कहता है कि मैं उनको सियासी जमात ही नहीं मानता। मौलाना साहब कहते हैं कि मैं उनको सियासी जमात ही नहीं मानता। सियासी जमात तो हम नहीं मानते, लेकिन अब तो है ना, वो आपके पास, आपके साथ मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, सेनेट में, कौमी असेंबली में। तो जब आप सियासी जमात कैसे नहीं मानते? मैं कहता हूँ सियासी जमातों का इज्तिमा करोगे, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये क्या कहकर आप पीछे करोगे उनको? तो अब आप उन्हें सियासी जमात मानते हैं, पहले नहीं मानते? मेरे ख्याल से आपकी सुई किधर अटक गई पता नहीं। मैं कहता हूँ ये नहीं, मेरी सियासी जमातों पे अटकी हुई है पिछले 18 साल से, 17 साल से। तो एक बात समझा रहा हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं तो भरपूर तरीके से समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कब से ये समझा कि वो सियासी जमात है? क्योंकि मौलाना साहब का कुछ अर्से पहले का बयान है, उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ को सियासी जमात मानता ही नहीं। तो उनकी तरबियत के लिए कह रहे थे ना कि अब सियासी फैसले करो, सियासी तरबियत आपकी हो जाए। इस तरह कहने में क्या मज़ायका है? लेकिन जब आप कोई डायलॉग करेंगे कौमी, तो आप किसी कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओके, तो अब आपके तजवीज के मुताबिक PTI भी इसमें एग्जिस्ट होती है, तो नईम हैदर पंचौदा साहब ये बताइएगा, तो बड़ी खुशाइन बात है, आप खुद भी इसका खैर मकदम करेंगे कि जो PTI को पहले JUIF सियासी जमात ही नहीं मानती थी, अब वो सियासी जमात भी मान रही है, और वो ये भी चाहते हैं कि डायलॉग भी हो आप लोगों के साथ, और आपकी पार्टी से कोई ना कोई आगे रिप्रेजेंट करे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का डायलॉग और डेमोक्रेसी के लिए हम एक राह हमवार करें। तो आप वेलकम करेंगे मौलाना साहब की इस तजवीज़ को? थैंक यू सो मच आदिल साहब, आपने मौका दिया। गुजारिश ये करना चाहूँगा कि कोई माने या ना माने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस वक्त जो है मुल्क के अंदर ख़त्म हो चुकी होती, या मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की ख़त्म हो चुकी होती, तो जलसों के ऊपर
पाबंदी ना होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाई जाती, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको ना उठाया जाता, उनके घरों में छापे ना मारे जाते, कैंडिडेट्स की लिस्टें बनाकर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के ऊपर रख कर उन्हें जो है टारगेट ना किया जाता और इजाज़त दी जाती। लाहौर हाई कोर्ट ने जब ये कह दिया कि अगर पीटीआई को 72 घंटे के अंदर अंदर इजाज़त नहीं मिलती तो फिर किसी और जमात को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, उसके बावजूद नून लीग को जलसा करने की इजाज़त मिली, क्यों नहीं पीटीआई को इजाज़त दी जा रही? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आज पीटीआई इस्लामाबाद में या किसी जगह के ऊपर भी ख़त्म हो गई है, तो फिर आए ना जलसा करें, हम भी करते हैं, ये भी करें, पता चल जाएगा कि किसका बड़ा जलसा है और किसके साथ। अच्छा, ये तो चले, ये तो आपका जलसा करना आपका राइट है, लेकिन मेरा सवाल बहुत सिंपल था कि मौलाना साहब ने तमाम जमातों में तहरीक इंसाफ को भी शामिल कर दिया है और तहरीक इंसाफ को भी वो समझते हैं कि बैठ के उनको डायलॉग करना चाहिए, बावजूद इसके कि वो कुछ अर्सा पहले ये समझते थे कि तहरीक इंसाफ एक जमात नहीं। आप इसका खैर मकदम करेंगे? ये पॉजिटिव मूव है मौलाना साहब की जानिब से? देखें, उनकी तरफ से बयान आया है, मेहरबानी है उनकी, लेकिन गुजारिश ये है कि हम जो इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर आईन पाकिस्तान कहता है इलेक्शन होने चाहिए, एक दिन भी 90 दिन से ऊपर जो है इलेक्शन नहीं जा सकता, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। धांधली जो लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त नहीं दी जा रही, ज़मानतें लगती हैं, बेंच टूट जाते हैं, नई दफ़ात शामिल करके उन लीडरान को मुसलसल जेल के अंदर रखने के लिए नई दफ़ात शामिल की जाती हैं, चालान अदालतों के अंदर पेश नहीं होता। आज आपने ये भी देखा पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस साहब ये कहते हैं कि मैं पूरी मेरी ज़िंदगी हो गई है कि मैं हमेशा मैंने मेरिट की बात की है, लेकिन हम ज़मानत देते हैं, आप फ़ौरन फिर उस बंदे को गिरफ़्तार कर लेते हैं। तो आज आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ पर एश्योरेंस दी है कि नेक्स्ट ऐसा कोई अमल नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद ये जितनी ज़मानतें देते हैं फिर जो है वो उठा लिया जाता है। मुराद सईद के साथ क्या हुआ, उसके साथ साथ जो केपी में छोटे छोटे कन्वेंशन हुए घरों में हो रहे हैं, उनके वहाँ पर जाकर छापे मारे गए, लोगों को उठाया जाए। यानी कि अगर कोई फ़लस्तीन के हक़ में पीटीआई एहतजाज करती है, अगर 14 अगस्त के ऊपर जो है वो रैली निकालती है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया के ऊपर कोई जो है वो रैली निकालती है तो उठा लिया जाता है। पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है और किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये समझते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दहशतगर्द जमात है, 17-18 करोड़ जो आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है वो हर बंदे ही दहशतगर्द है, तो हर बंदे को अंदर डाल दिया जाए और जो है वो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हो, खाली जो है एक बंदे के लिए मैदान सजाया जाए जो 4 साल के लिए मुल्क से जो है वो वापस नहीं आया, एक महीने की जो है वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वो छुट्टी लेकर गया था, और आज क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि आवाम का सामना करना पड़ना है। आज क्यों जो है वो कह रहे हैं कि जनाब आ रहे हैं और बड़ी आमद हो रही है और बड़ा जनाब वेलकम किया जाएगा। ये सारी दुनिया जानती है कि क्या उन्होंने किया और करप्शन के केसेस किस तरह से उन्होंने ख़त्म करवाए, नैब की तरमीम की, 16 महीने जो हुकूमत की उसके अंदर किस हद तक जो है मुल्क के अंदर महंगाई और जो है वो लोगों को जो है वो आटे की लाइन में लगा पॉइंट टेकन। आपका नुक्ता ये है इस वक्त कि एक ही पार्टी के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है और जो एक्शन है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अब अगर तमाम जमातों का डायलॉग होता है, इस पर हमने जरा आगे बात करनी है, क्यों जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज जब डायलॉग करती हैं तो गिव एंड टेक भी होता है, एक दूसरे को स्पेस भी देती हैं। आप इलेक्शन तो मांग रहे हैं, लेकिन आपके बकौल आपको ना अदालत से इलेक्शन मिल सका, ना आपको जो है इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन मिल सका, ना आपको पार्लियामेंट से इलेक्शन मिल सका। सो अब आपने उसका कोई रास्ता तलाश करना है, कोई डायलॉग करना है, किसी ना किसी रास्ते से वहां तक पहुंचना है। मैं इस पर आता हूं कि आगे जो रऊफ हसन साहब की मुलाकात हो रही है सदर मुमलिकत से, क्या पैगाम वो ला रहे हैं, शफकत महमूद साहब की मुलाकात हो रही है निगरान वजीर इत्तलात से, ये सब चीजें क्या हैं, निगरान हुकूमत चली गई है नैब के मामले में, अपील में। सो इन सब चीजों का क्या बिहाइंड द स्क्रीन कुछ चल रहा है, कोई डिस्कशन चल रही है? हसन, आपके ख्याल में ये जो मुलाकात हुई है मौलाना साहब की और आसिफ जरदारी साहब की, इस मुलाकात में क्या उन्होंने सिर्फ ये पैगाम दिया है कि PMLN को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, तमाम जमातों के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता, तमाम जमातों का होना जरूरी है, या फिर वो तहरीक इंसाफ को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं या इशारा दे रहे हैं कि अगर हमें ज्यादा वो किया गया तो हम फिर दीगर रास्ते भी जो है वो तलाश करेंगे, तो हमें स्पेस दी जाए और हमें हिस्सा बकदरे जुस्सा दिया जाए, शेयर हमारा जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज के, क्योंकि उसमें कहा भी गया है कि तमाम जमातें फिर एक दूसरे को स्पेस देंगी तो उन्हें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नहीं, ये बेसिकली आइंदा का लायमल है, क्योंकि इंतखाबात आने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई। एक टेंटेटिव टाइम बताया है इलेक्शन कमीशन ने कि जनवरी के अख्ताम में
जो है आम इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा देखिए एक बड़ा स्टेक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो केपी में और सिंध के अंदर जो है वो एक बड़ा स्टेक है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मौलाना साहब का भी सिंध में कुछ हद तक छोटा सा स्टेक ज़रूर मौजूद है और केपी में भी है और बलूचिस्तान में भी है। तो लिहाजा पंजाब के हवाले से तो ज़ाहिर बात है कोई ज़्यादा मामलात ज़ेर बहस नहीं आए होंगे मौलाना साहब की उनकी मुलाकात में, या कुछ अपने गिले शिकवे अगर हुए जो है वो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को मुस्लिम लीग नवाज से, तो हो सकता है वो गिला वगैरह कर दिया हो, लेकिन वो बात अभी तक बाहर नहीं आई। दूसरी बात जो कह रहे थे नईम हैदर साहब कह रहे थे कि जी 18 करोड़ की आवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और उनको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनको जो है वो जलसे करने की इजाज़त नहीं है। तो बिल्कुल जिन लोगों के ऊपर मुकदमात नहीं हैं उनको जलसे करने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि कहते हैं कि ज़बरदस्ती से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा दी गई, तो ज़बरदस्ती तो किसी बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो फ़ारूक हबीब साहब भी अभी हालिया उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद किया और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि मुझे सोचने का वक्त चाहिए था। देखिए बात यह है कि जो लोग खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो कहते हैं जी हम फ्री विल के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं जी कि ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है उनसे पार्टी छुड़वा दी गई। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या जो मंशियात स्मगलिंग का केस बना था राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर, उनके ऊपर तो ज़ाहिर बात है डेथ पेनल्टी की उनको सज़ा हो सकती थी, इसके बावजूद उन्होंने जो है अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। इसके साथ साथ एहसन इकबाल साहब को देख रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को देख रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब को देख रहे हैं, वो तमाम के तमाम लोग जेलों में गए, लेकिन वो जेलों में जाने के बावजूद हमेशा जब भी आए अपनी जो है किसी जो है वो समात के ऊपर तो विक्ट्री का निशान बनाया और अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे। लेकिन बात यह है कि रेत की दीवार तो इनकी अपनी जमात साबित हो रही है ना। लोग नजरियाती तौर पर शायद जो है तहरीक इंसाफ के साथ नहीं थे, ये एक फ़ैन क्लब था, उस फ़ैन क्लब के साथ लोग एसोसिएट हो गए। उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, अच्छे जो है वो जलसे भी होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि हम MNA भी बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब मुश्किल वक्त आता है हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते, सियासी जमातों के ऊपर भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं और इनका जो डाउनफॉल आया है वो बुनियादी तौर के ऊपर 9 मई की वजह से आया है। अब 9 मई की प्लानिंग का आपने कहा था इनको मैंने इनको कहा था कि 9 मई की प्लानिंग करें। जो 9 मई की प्लानिंग जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने की है तो उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी और इलेक्शन के अमल से अगर वो बाहर होते हैं तो कन्विक्शन के ऊपर होंगे। मैं आखिरी बात कर लूं, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक जो लोग 9 मई में मुलविस नहीं है वो पंचोता साहब आपके सामने भी रखूंगा। और एक और चीज भी है, तो हमारे प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा कि तमाम जमातों का पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि शफकत महमूद साहब के साथ निगरान वजीर इत्तलात की मुलाकात होती है, रऊफ हसन साहब जाके सदर मुमलिकत को मिलते हैं और दूसरी तरफ से भी जमातों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज डायलॉग पे बैठे हैं और ये एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो, इत्तफाक राय करें, ये तमाम चीजें जो है वो इलेक्शन से पहले सब चाहते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? और जो बात अभी हसन कर रहे थे कि जब फारूक हबीब साहब का भी आपने पंचोता साहब आपने भी जिक्र नहीं किया, आपने सिर्फ एक जिक्र किया, क्योंकि इससे पहले आप लोग फारूक हबीब साहब का जिक्र कर रहे थे। जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब आप उन पर ये जिक्र नहीं कर रहे कि वो उनके साथ इतने दिन अगर गायब थे तो क्या हुआ, ये क्या बीती। तो एक ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पंचोता साहब अगर आप इसका क्विकली जवाब देना चाहें, फिर मैंने मुफ्ती साहब के पास जाना है। बिल्कुल जी, देना चाहूँगा जी। फ़ारूक हबीब साहब के हवाले से जो पहले दिन उनको जो है वहाँ पर वो आई थिंक थे हसन साहब, वो गवादर, हाँ जी, गवादर से अगवा किया गया और वहाँ से जनाब उनके घर वालों की तरफ से पटिशन्स जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई कि फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो उनके हवाले से बाजियाबी, और रिपोर्ट भी IG पंजाब ने जमा करवाई कि जो है वो हम हमारे पास नहीं जी, हमें नहीं पता, पंजाब पुलिस ने तो ये कहा जी, पंजाब पुलिस ने आई थिंक कोई अटॉर्नी जनरल ने या कोई इस तरह से जवाब दिया था जुबानी या नहीं, पंजाब की तरफ से एडवोकेट जनरल देगा ना। हाँ, अटॉर्नी जनरल तो नहीं देगा, एडवोकेट जनरल, बिल्कुल जी। एडवोकेट जनरल साहब ने कोई उधर वहाँ पर जाकर जो है वो ये कहा कि जो है हम उसके ऊपर कर रहे हैं या कोई इस तरह की कर। लेकिन आप ये देख लें कि एक बंदा 20 अयूब साहब पूरे वकील हो चुके हैं बाप, हाँ, कवर कर जो पंजाब के जो होते हैं ना जी उनको एडवोकेट जनरल करते हैं और वफाक के जो इदारे होते हैं उनको जी सूबे का जो होगा, पंजाब नहीं, इनफैक्ट जो प्रोविंस का होगा जी, चाहे KP का हो जी, यानी कि वो अच्छा।
अब 20-25 दिन के बाद अचानक से बंदा प्रोग्राम के अंदर जो है वो बरामद करना, या किसी जगह के ऊपर टॉक करता है, या किसी प्रोग्राम के अंदर बैठता है, या किसी प्रोग्राम के अंदर जाकर बात करता है, या मीडिया टॉक करता है, तो पूरी दुनिया को पता है। कोई आकर ये बात करता है कि जी प्लानिंग जो है वो ज़मान पार्क के अंदर हुई, कोई आकर ये बात करता है जी कि जूम के ऊपर मीटिंग हुई, कोई ये बात करता है जी कि नहीं ऐसे वहाँ पर जो है वो डिस्कशन की गई। आप तमाम के बयानात जोड़ लें, 9 मई के बाद आज तक जब बंदा अगवा होता है उसके बाद वो कहता है जी कि मैं पीस ऑफ माइंड के लिए पहाड़ों के ऊपर गया हुआ था, और या फिर जो है मैं अपने जो है एक दोस्त की तरफ जो है वो। देखिए पंचोता साहब, 2017 में भी तो इसी तरीके से विकेटें गिराई जाती थी, इसी तरीके से तोड़ फोड़ की जाती थी, इस तरीके से लोगों को जबरदस्ती जो है वो पार्टीज से निकलवा के भेजा जाता था तहरीक इंसाफ में। तब अगर आप लोग एहतजाज कर देते या इस तरह लोगों को ना लेते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। देखिए मैंने तो नहीं देखा कि किसी को अगवा करके 25 दिन ऐसे रखा गया और टॉर्चर करके फिर मंजर आम पर लाया गया और आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसके घरों में जाकर रेड किए जाएं, उनके कारोबार सील किए जाएं, माओ बहनों को के ऊपर पर्चे दिए जाएं, उनको उठाया जाए। अब आप देख लें, मैंने मुराद की भी इसी तरह से बात की, और बाकी भी आप देख लें कि पंजाब के अंदर या KP के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर क्या PTI के लीडरान या उनके वर्कर के साथ किया जा रहा है, वो तो आप सबके सामने। अब फरक हबीब की 2017 में लोग जो है वो तमाम लोग आप कह रहे हैं अपनी विल से जा रहे थे और अब जबरदस्ती जा रहे हैं। और दूसरे नंबर देखिए, मैं ये आपने क्या सवाल किया, 17 में लोग अपनी ख्वाहिश से जा रहे थे जहाज भर भर के, और जमातें छोड़ के। अगर कोई मर्जी से पार्टी ज्वाइन करता है, मर्जी से पार्टी ज्वाइन करता है तो वो कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल परवेज खटक साहब ने अपनी मर्जी से पार्टी एक नई बनाई, जो हफीज साहब का इंतखाब हुआ, किसी ने नहीं कहा कि उन्हें अगवा किया गया। दूसरे नंबर मैं गुजारिश कर लूं जी, मैं जरा गुजारिश कर लूं कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप लोगों ने लिया था खान साहब ने, और उससे पहले ये जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर सबको बंद किया गया था, ये सब जो है वो किस दौर की बात है, ये सब कब हुआ था? कब जी मुझे बताएं। जब वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान साहब, उस वक्त क्या हुआ सर? अब आपको यही नहीं पता मैं आपसे क्या? मुझे नहीं पता ना, मुझे आपको पता होगा, आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। हुजूर वाला, पाकिस्तान की सियासत में ये जबरदस्ती पार्टियां बनना, टूटना, लोगों को शामिल करना, निकलवाना होता रहा है। और ये बात दुरुस्त है कि शायद आज ये बात दुरुस्त है कि शायद आज आप दीवार के इस तरफ खड़े हैं तो आपको ज्यादा एहसास हो रहा होगा प्रॉब्लम्स का, लेकिन 17 में भी लोगों को पार्टियां जबरदस्ती भी छुड़वाई गई, किसी को लालच भी छुड़वाई गई, ये सब कुछ इट्स पार्ट ऑफ गेम। ये तमाम चीजें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। मैंने तो आके नहीं देखा कि कोई बंदा अगवा हुआ हो। मैंने पहले भी ये गुजारिश की ना कि मैंने तो नहीं देखा कि बंदा कोई अगवा हो, उसके भाइयों को, उसके बहनों को, उनको FIR दी जाए, उनके कारोबार बंद किए जाए, उनको उठाया जाए। और फरक हबीब साहब से जो स्टेटमेंट उनकी है, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपने देखा होगा 15 से 20 जो हैं लोग जो हैं जो सीनियर लीडरशिप में हैं, वो बाकायदा तौर पर हलफ के ऊपर ये कह चुके हैं कि ये इस तरह की स्टेटमेंट आएगी। इसी तरह से उन्होंने जो है जिस तरह से सदाकत अब्बासी के हवाले से या शेख रशीद साहब के हवाले से जो अगवा किया गया है, तो अगर एक बंदा हलफ के ऊपर ये कहता है कि हम हलफ देते हैं कि कभी भी इमरान खान साहब ने पुरतशद्दद होने की, जलाओ घिराव करने की, किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने की, तोड़-फोड़ की बात नहीं की, तो हलफ के ऊपर कोई यकीन नहीं करता तो फिर कैसे कोई हम क्या कह सकते हैं? फिर हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। एक सवाल हसन भी उठा रहे थे कि जो दीगर जमातें माजी में अगर उनकी लीडरशिप को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत क्यों नहीं आई और इनको क्यों आई? तो आप ये कह रहे हैं कि इन पे जरा ज्यादा ज्यादती हो गई है, उनके साथ शायद इस तरह नहीं हुआ था, इस वजह से वो नहीं कर सके। मुफ्ती साहब मुझे बताएंगे, जो सदर मुमलिकत की जानिब से सियासी जमातों के साथ इंगेजमेंट अगर एक प्लेटफॉर्म पे हो और इत्तफाक राय किया जाए या कोई बैठा जाए जिसको रियासत की हिमायत भी हासिल हो, तो आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत इस काम के लिए मौजू आदमी है डायलॉग के लिए? मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि उनकी जो साबका कारगुजारी है वो तो एक जानिबदाराना किरदार है ना उनका। उन्होंने इसमें ईवान सदर का एहतराम नहीं किया और अपने आप को PTI का एक कारकुन साबित, वो तो कारकुन है, लेकिन मुरव्वतन इस पोस्ट और इस मनसब का ये तकाजा था कि वो अपने आप को नजर कर ऐसा करवाएं कि वो गैर जानिबदार है। तो ऐसा तो नहीं हुआ। फिर तो अब वो आजकल बोनस पर है, तो लिहाजा जब उनको दीगर जमातों का एतमाद हासिल नहीं है तो कौन उनके कहने पर जमा होगा? आपने नहीं देखा कि उन्होंने एक आईनी इदारे को बुलाया और वो आईनी तौर पर सरबराह हैं इस मुल्क के,
इलेक्शन कमीशन को और वो उनके पास नहीं आए, तो उससे फिर अंदाजा लगता है ना कि क्या हैसियत है। मेरे ख्याल में ये सिफर को सिफर में जमा करने की बात होगी, वो ऐसी कोशिश न करें, अगर करें तो कामयाब नहीं हो। ठीक है। और ये जो पीटीआई की डिमांड है, वो कहते हैं बस आप बाकी बातें छोड़ें, 90 दिन में इलेक्शन करा दें और बाकी डायलॉग शायलॉग ये सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम तो सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं, बस ये करा दें और यहाँ तक चले जाएं। आप लोग कहते हैं जनवरी में बर्फ पड़ेगी, इस वजह से इलेक्शन जो है वो कई इलाकों में नहीं हो सकेगा। व्हिच मेक सेंस टू मी बिकॉज हमारे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बर्फबारी। हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है, हमारी बात पूरी सुनी नहीं गई है। हम कहते हैं कि 90 से 91 नहीं होना चाहिए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करो, हम तैयार हैं। अगर आप 90 से 91 में जा रहे हो तो आप खिलाफ आइन कर रहे हो। जब आप खिलाफ आइन कर रहे हो, पहले से आपने ये तय कर दिया, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर एक 10-15 दिनों की हमारी बात की गुंजाइश भी उसमें डाल दें। हमारे पास दो बातें हैं, एक तो ये कि ये जो सर्दियों का मौसम है, हमारे पास ऐसे इलाके हैं कि लोग अपने इलाका छोड़ देते हैं, गर्म इलाकों में आते हैं, उनको फिर वहां ले जाना वोट पोल करने के लिए मुश्किल होता है, टर्न आउट बहुत कम होता है। और दूसरी हमारे लिए सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, हमारे जलसों पे बम धमाके होते हैं। हमने एक जलसे के अंदर 55 लाशें उठाई हैं, 135 लोग जख्मी हुए, हाफिज अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ है, तो हम तो सिक्योरिटी मांगेंगे ना। तो हमारे एक दो प्रॉब्लम भी 10-15 दिनों के अंदर ठीक करो, या तो 90 पे आ जाओ, और 90 से अगर 91 पे जाते हो तो फिर हमारी बातें शामिल करें तो क्या कमाल। राइट, थैंक यू सो मच मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, हसन साहब और नईम पंजोदा साहब, आप तीनों प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज साहब, उनसे जरा बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजा रियाज साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। उनसे जरा बात करते हैं कि ये इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर PMLN जाहिर है उस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। राजा रियाज साहब से जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पेट्रोल, डॉलर, ये जो चीजें नीचे आ रही हैं और इसका क्रेडिट जो है वो किसको जाना चाहिए, और दीगर और अहम मामला भी डिस्कस करने उनके साथ। राजा साहब ये बताइएगा कि ये जो पेट्रोल और अभी डॉलर नीचे आ रहा है, ये क्रेडिट किसको देना है? ये क्रेडिट मियां शहबाज शरीफ साहब को जाता है, जिन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, इन्होंने इतनी मेहनत की, जो कि मुल्क इमरान खान इस हालत पे ले गए थे कि डिफॉल्ट होने जा रहा था। आज पेट्रोल 600 रुपए लीटर होना था, इसी तरह बाकी चीज डॉलर भी 400 पे पहुंचा होना था। तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो सागदार साहब को और शहबाज शरीफ साहब को जाता है। तो अब क्योंकि उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया और हुकूमत की टर्न पूरी हो गई, तो उसके जो अच्छे असरात थे अब वो अवाम पे आने शुरू हो गए हैं, और इंशाल्लाह ताला आप मजीद देखेंगे कि मजीद बेहतरी आएगी। और अब मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनके आने से आपको पता है कि जब भी मुश्किल तरीन वक्त में मुल्क हुआ है तो उन्होंने मुल्क को और पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात से निकाला है। अब भी अवाम को मियां नवाज शरीफ से बड़ी उम्मीदें हैं, और इंशाल्लाह 21 तारीख को वो आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के गरीब अवाम जो बिजली के बिलों की वजह से मर रहे हैं, जो दवाइयां महंगी होने की वजह से मर रहे हैं, जो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, जो बच्चों को रोटी नहीं दे पा रहे, सनतें बंद हैं, बेरोजगारी है, इन तमाम चीजों का हल एक ही नाम है, और वो नाम है नवाज शरीफ। और वो आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला 21 को पाकिस्तान में सारे पाकिस्तान पर एक तारीखी इज्तिमा होगा, और उसमें इंशाल्लाह वो अपना आइंदा का लाहेमल है उसका लाना। ओके, मुझे ये बताएं, आपके निगरान वजीर आजम का नाम तो आपने दिया था, क्या आप समझते हैं कि उनकी कोई काबिलियत नहीं है? नहीं, इसकी ईंट जो है वो मियां शहबाज शरीफ ने रखी है, इसको बहुत बेहतर उन्होंने किया। बाकी काकड़ साहब बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत चला रहे हैं, हर आदमी उनकी तारीफ कर रहा है, और वो भी इसमें यकीनन पार्टनर है, यकीनन उनका भी हिस्सा है, और भी बहुत से लोगों का हिस्सा है।
मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब के चलाए हुए प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ऐसे बजाय इसको खराब करने के उनको जारी रखना, ये भी एक क्रेडिट है और वो यकीनन अपना काकड़ साहब को जाता है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि ये फाउंडेशन जो है वो उन्होंने रख दी शहबाज शरीफ साहब ने, और अब कारकर्दगी बहुत अच्छी दिखा रही है निगरान हुकूमत, तो आपके ख्याल में निगरान हुकूमत को मजीद वक्त देना चाहिए? इलेक्शन इंशाल्लाह ताला फरवरी में होंगे, ये अभी इतराजात हो रहे हैं, उसके बाद फाइनल हल्काबंदी लगेगी, उसके साथ ही शेड्यूल आएगा और फरवरी में इंशाल्लाह इलेक्शन जरूर होने चाहिए, आगे नहीं जाने चाहिए और नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला फरवरी में इलेक्शन। अच्छा, मुझे ये बताएं राज साहब, ये बताएं कि आपको जो है वो नून लीग के टिकट की यकीन दहानी पहले हुई या शमूलियत के बाद हुई है, किस वक्त हुई है? क्योंकि आप अपने एक इंटरव्यू में ये बात कह चुके थे सिंध हाउस में, टिकट की बात आपने की थी, उस वक्त की जमानत आपको किसने दी थी? जरदारी साहब ने दी थी, मियां साहब ने दी थी, किसने दी थी? नहीं, आप थोड़ा सा मेरा ख्याल भूल रहे हैं। काशिफ अब्बासी साहब ने पूछा था कि आपका आइंदा कल क्या लाएमल होगा, तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आइंदा हो सकता है कि मैं मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करूं, ये बात सिर्फ हुई थी। और उसके बाद फिर हम अभी इमरान खान की जब हुकूमत खत्म हुई, हम तो उसके खिलाफ थे, खुल के खिलाफ थे। अदम एतमाद से 2.5 साल पहले मैंने जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं तो जब पूरे अरूज पर था इमरान खान, उस वक्त उसके खिलाफ अलान बगावत किया था। अब तो लोग छोड़ रहे हैं, जो जब वो जेल में हैं, मैंने जब वो सब एक पेज पे थे, मैंने उस वक्त इमरान खान के खिलाफ अलान बगावत किया था या उसे कहा था कि आप चीजें गलत कर रहे हैं। उसके बाद मैं अपोजिशन लीडर बन गया, तो मैंने बारहा कहा कि मैं आइंदा का सियासी ऐलान लाहेमल जो है वो जब मैं अपोजिशन के ओहदे से रिटायर होऊंगा तो उसके बाद करूंगा। फिर जैसे ही रिटायर हुआ तो मैंने हल्के के लोगों से मशवरा किया और सब लोगों ने यक जुबान होकर कहा कि हमें मुस्लिम लीग नून में जाना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन में मिला अभी चंद रोज पहले और मैंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की। ठीक, मुझे ये बताइए कि ये ऑपोजिशन लीडर आपको किसने बनाया था? ये आपको जरदारी साहब ने बनाया था या शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था? किसने किरदार अदा किया था? मेरे ग्रुप का था, मेरे ग्रुप के सारे लोगों ने मुझे लिख के दे दिया था, 22 के 22 लोग थे, सब ने साइन करके मुझे दे दिया था। और इसका तरीकाकार भी यही होता है कि जिसके पास मेजॉरिटी हो, मेरे मुकाबले में गौस शाह साहब भी कैंडिडेट थे लेकिन उनके पास सिर्फ 5 वोट थे और मेरे पास 21 वोट थे, तो जाहिर है जिसके पास शख्सियत हो उसने अपोजिशन लीडर बनना था। मुझे मेरे ग्रुप ने अपोजिशन लीडर बनाया। ओके, अब जरा ये मुझे बताएं कि मियां साहब वापस आ रहे हैं तो उनके लिए कोई कानूनी रुकावटें हैं, कोई प्रॉब्लम उनके आड़े आ सकती है? ये तमाम बंदोबस्त कर लिया गया है कि प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी उनको और वो रिलैक्स होंगे? जी, जो हमारे कानूनी मशीर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो तमाम कहते हैं कि इंशाल्लाह कल परसों आपके सामने आ जाएगा, वो बेल अप्लाई हो रही है और हमें राहदारी बेल 3-4 दिन की 5 दिन की मिल जाएगी और मियां नवाज शरीफ साहब जरूर आएंगे, मनारे पाकिस्तान पे खिताब भी करेंगे। उसके बाद जिस दिन की तारीख होगी उस दिन अदालत में भी जाएंगे और जो अदालत का फैसला होगा उसको कबूल भी करेंगे। हमको पेट्रोल के बम नहीं मारेंगे, पत्थर नहीं मारेंगे, हमको डंडे नहीं मारेंगे, जुल्म नहीं करेंगे पुलिस पर, जो कानून फैसला करेगा उस पर अमल करेंगे। ठीक, तो वजीर आजम कौन होंगे? मियां शहबाज शरीफ होंगे या मियां नवाज शरीफ होंगे? यकीनन शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आ रहा है अगला वजीर आजम, तो मैं भी यही कहूंगा कि यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब ने अगले वजीर आजम आ रहे हैं। तो कितनी पंजाब में नून लीग सीटें जीत जाएगी, क्या गारंटी है आपके पास? पंजाब में मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुझे स्वीप करती नजर आ रही है, बहुत ज्यादा सीटें होंगी, मुश्किल से कोई 10-12 सीटें शायद इधर उधर हो, बाकी तमाम सीटें मुस्लिम लीग। ओके, मैं जरा फारूक हबीब साहब के मामले पे भी आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपके शहर से हैं, कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, संगीन इल्जामात लगाए हैं चेयरमैन पीटीआई के ऊपर, क्या कहेंगे, आपकी क्या राय इस बारे में? देखें जी, ये लोग जब इमरान खान पूरे अरूज पे था तो उसको, वैसे तो वो खुद भी बेवकूफ आदमी था लेकिन उसको गुमराह करने वाले लोगों में से एक फरक हबीब साहब भी थे और जितना ये उसके हर चीज को सराहते थे, उनके बयान उठा के देख ले, मुझे कहने की जरूरत नहीं। और अब जब इमरान खान जेल में है
उस पर जो इल्जाम कल उन्होंने लगाए हैं, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने कोई दुरुस्त जो कलमात इमरान खान के बारे में कहे हैं, मेरा ख्याल है उसको मरवाने वाले भी यही हैं और अब उसकी कब्र में जनाजा भी यही उतार रहे हैं। बस इस तरह से सियासत में होता है। आप मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि उनको ये इल्जाम नहीं लगाने चाहिए थे, लेकिन अब जरा ये बताएं कि आपके ताल्लुकात जो जहांगीर तरीन साहब के साथ बहुत अच्छे हैं, तो आपकी क्या मुस्तकबिल में ये कोशिश है कि PMLN का और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी कोई अलायंस बन जाए? जी, वो जो जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए एहतराम की जगह है। सियासत में सब कुछ मुमकिन होता है, लेकिन अभी तक जो मुस्लिम लीग नून, क्योंकि आपको पता है मुझे तो अभी 10-15 दिन हुए हैं मुस्लिम लीग नून में, लेकिन जो मैंने यहाँ मूड देखा है या जो मुझे समझ आई है, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से पहले किसी से इताअत करती मुझे पंजाब में नजर नहीं आता। थैंक यू सो मच राजा रियाज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा कह रहे हैं मुझे थोड़े ही दिन हुए हैं कि मैं आया हूँ, और वो कहते हैं कि इत्तेहाद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये कोई सियासत में अनहोनी बातें नहीं हैं, और वो तमाम चीज़ों के ऊपर समझते हैं कि बस PMLN पंजाब में क्लीन स्वीप करने जा रही है। आपने प्रोग्राम देखा नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।